सभी को नमस्कार। इस समय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लेकर देश भर में चर्चा चल रही है। कैबिनेट ने राष्ट्रीय शिक्षा 2020 को पास किया है और उसके अब क्रियान्वयन और आगे के स्टेप्स को लेकर चर्चा हो रही है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ श्रीमती रजनी रावत जी, आप लगभग 20 वर्ष से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही हैं और वर्तमान में आप प्रधानाचार्य पद पर सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज ऋषिकेश में कार्यरत हैं। आपकी शिक्षा एमएससी बीएड तक हुई है और आज वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर अपने विचारों को हम सबके समक्ष रखेंगी। इस सीरीज में हमने प्लैनेट टॉक का नाम दिया है, जिसमें देश भर से और विश्व भर से हम कोशिश करेंगे कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत की आई है उस पर लोगों के क्या ओपिनियन है और उसको किस तरह से क्रियान्वयन किया जा सकता है जिससे वो निचले स्तर तक पहुंचे। श्रीमती रजनी रावत जी, इस इंटरव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। मेरा पहला प्रश्न आपसे यह लेकर है, जो वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, इसको लेकर आपकी क्या राय है? धन्यवाद अभिषेक जी का और विद्या भारती के समस्त सम्मानित अधिकारीगणों का, जिन्होंने नई शिक्षा नीति को प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने का कार्य विभिन्न प्रकार से कार्यक्रम के द्वारा कर रही है, जो कि बहुत ही सराहनीय कार्य है। 1986 से जो चली आ रही शिक्षा नीति है, आज 30 वर्ष बाद, 34 साल बाद जो परिवर्तन शिक्षा नीति में जो परिवर्तन हुआ है, वो आने वाले छात्रों के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए एक सुनहरा अवसर है। इस शिक्षा नीति को बनाने के लिए 2 लाख से अधिक बुद्धिजीवी लोगों ने इसमें अपनी अपनी राय दी है। इस शिक्षा नीति को बनाने के लिए जो उनका लक्ष्य है, वो गांव-गांव के कोने-कोने तक हर एक नागरिक शिक्षित को आने वाले समय में भारत का कोई भी नागरिक अशिक्षित ना रहे, यही उनका परम उद्देश्य है। इस शिक्षा नीति में कई बदलाव हुए हैं, जिनमें जो पहला बदलाव है वो 10+2 के स्थान पर जो 5+3+3+4 प्रणाली के आधार पर उन्होंने विभाजन किया। इसमें मैं थोड़ा कहना चाहूंगी कि जो ये 5 साल है, इस 5 साल को फाउंडेशन स्टेज पे रखा गया, जिसमें पहले के जो 3 साल हैं वो प्री प्राइमरी और जो 2 साल यानी कि पहली और दूसरी कक्षा, इसमें छात्र को, जो बच्चा है, वो खेलकूद के माध्यम के द्वारा, अन्य गतिविधियों के माध्यम के द्वारा शिक्षा ग्रहण करेगा और इसमें बच्चे की मजबूत नींव तैयार की जाएगी। यानी कि शुरू से ही, प्राइमरी से ही बच्चे की एक नींव मजबूत कराई जाएगी और उस पर पढ़ाई का कोई बोझ नहीं होगा। पहले देखा जाता था कि बच्चा अगर विद्यालय की ओर जा रहा है, नर्सरी में जा रहा है, एलकेजी जा रहा है, तो उसका बोझ, जो बैग का बोझ होता था, वो बच्चे के वेट से काफी अधिक होता था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सबसे अच्छा कार्य है। अब इसके जो अगले जो 3 साल हैं, उसमें तीसरी, चौथी, पांचवी, इसमें छात्रों को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा और जो छात्रों का परिचय है वो विज्ञान, गणित, हिंदी ऐसे विषयों से उसको परिचित करवाया जाएगा। फिर जो अगले 3 साल हैं, छठी, सातवीं, आठवीं, इस स्टेज को मिडिल स्टेज कहा गया है। कक्षा 6 से ही विद्यार्थियों में कौशल विकास को लाया जाएगा। इसमें एक निश्चित पाठ्यक्रम होगा, उसी को ही पढ़ाया जाएगा। अब अगले जो ये 4 साल आते हैं, यानी कि 9, 10, 11, 12, इसको लास्ट स्टेज कहा जाएगा। इसमें छात्र को किसी विषय के प्रति गहरी समझ पैदा की जाएगी। छात्र को ये समझाया जाएगा कि आपकी किस विषय में अधिक रुचि है, उस विषय में उसकी समझ को अधिक बढ़ाया जाएगा। छात्रों की जो विश्लेषण क्षमता है, उसको बढ़ाया जाएगा और जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित करने के लिए उसको प्रेरित किया जाएगा। अब स्कूल में जो स्ट्रीम सिस्टम था, उसको खत्म किया गया है। अब अगर आर्ट्स का कोई बच्चा है, वो साइंस पढ़ना चाहता है, बायो पढ़ना चाहता है, तो वो उस विषय को भी साथ साथ पढ़ सकता है।
या साइंस का कोई बच्चा है और वो कोई अन्य सब्जेक्ट अकाउंट पढ़ना चाहता है, अब ऐसी सारी व्यवस्था इसमें रखी गई है। लेकिन पहले ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं थी। अगर बच्चे ने साइंस ली है तो सिर्फ वो साइंस के सब्जेक्ट का अध्ययन करता था। अगर उसने कॉमर्स लिया है तो सिर्फ कॉमर्स के सब्जेक्ट का अध्ययन करता था, जो उसके लिए बहुत बड़ी खामियां उस समय उत्पन्न होती थी। अब इसमें जो प्रारंभिक शिक्षा है, 5वीं तक जो शिक्षा है, वो मातृभाषा में ही होगी। अब जो रिपोर्ट कार्ड बनाए जाएंगे वो पहले की तरह नहीं होंगे। इसमें जो फाइनल रिपोर्ट कार्ड बनाते वक्त शिक्षक बच्चे का जो उसका व्यवहार है उस पर, उसकी मानसिक क्षमता और उसके प्रदर्शन पर, इन सब कार्य को वो देखेगा और बच्चा स्वयं का आकलन करेगा कि वो वास्तव में उस क्षेत्र में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके जो साथ के सहपाठी हैं वो उसका आकलन करेंगे और जो विषयाचार्य है, जो सब्जेक्ट को पढ़ाता है टीचर, वो भी इसका आकलन करेगा। अब एक जो अच्छी बात हुई है, अगर इंटर तक बच्चे ने पढ़ा है और वो किसी कारणवश अच्छे परसेंटेज लेके नहीं आया, पढ़ने में प्रतिभाशाली था लेकिन किसी कारणवश इंटर में अच्छे मार्क्स लेके नहीं आया है, अब उसको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट रखा गया है, जिसमें वो इसके नंबर उस जो इंटर कक्षा में जो उसने पास किए नंबर होंगे उसके साथ वो ऐड हो जाएंगे और वो किसी भी कॉलेज में अच्छी तरीके से एडमिशन को ले लेगा। अब कॉलेज के छात्र भी स्कूल के छात्र की तरह अलग अलग विषय की पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम का भी व्यवस्था रखी गई है। अगर किसी कारणवश कोई विद्यार्थी कॉलेज में पहले साल पढ़ाई करता है और वो दूसरे साल उस पढ़ाई को नहीं कर पाता है, तो उस साल सिर्फ 1 साल का उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर वो 2 साल की पढ़ाई करता है तो उसको डिप्लोमा दिया जाएगा और अगर वो 3 साल की पढ़ाई करता है तो उसको डिग्री दी जाएगी और अगर वो 4 साल की पढ़ाई करता है तो शोध के साथ उसको डिग्री दी जाएगी। अब इसमें वो बीच में अगर कोई साल गैप कर भी देता है तो 1-2 साल बाद वो फिर से अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चला सकता है। इसके अलावा एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया गया। इसमें अगर वो एक से अधिक कोर्स को करता है और किसी एक कोर्स को बीच में छोड़ भी देता है, तो जो उसके मार्क्स उसमें हैं वो उस बैंक में जमा हो जाएंगे। जब उसका दूसरा कोर्स पूरा हो जाएगा तो वो पहले वाले जो मार्क्स हैं उसमें वो जुड़ जाएंगे। इसी प्रकार मानव मंत्रालय का नाम, जो मानव संसाधन मंत्रालय है, उसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। नई शिक्षा नीति में जो सबसे अच्छी इसमें बात कही गई है, नई शिक्षा नीति में सकल घरेलू उत्पाद का जो 6% है वो खर्च होगा। स्कूल और कॉलेज में भी संस्कृति शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। ये सारी की सारी शिक्षा ऑनलाइन होगी। कुल मिलाकर देश की शिक्षा ऐसी होगी कि छात्र अपने कौशल की ओर ध्यान देगा और बड़े से बड़े ऐसे काम करेगा, आविष्कार करेगा, जिसमें भारत दोबारा से विश्व गुरु की ओर बनने के लिए खड़ा हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरी शिक्षा नीति के मुख्य बिंदुओं को रखा। आपने जो इसमें एक बिंदु बताया 5+3+3+4, इसमें जो थर्ड नंबर पे है 5+3+3, जिसको 6 to 8 कहा गया है, उसमें स्किल डेवलपमेंट की बात हुई है। आपने अभी मुख्य बिंदु में भी बताया कि कौशल विकास की बात हुई है। उसको कैसे लगता है वो आत्मनिर्भर भारत की तरफ भी बच्चा बढ़ेगा और एंटरप्रेन्योरशिप की तरह भी बढ़ेगा कि वो खुद से कुछ सीखे और फ्यूचर में उसके लिए अपने आप से ही कुछ करे? तो इस बिंदु के क्रियान्वयन कैसे पॉसिबल है? कितनी मुश्किलें आने वाली हैं? देखिए, ये जो नई शिक्षा नीति है के अनुसार अब कक्षा 6 से ही विद्यार्थी के कौशल विकास की ओर ध्यान दिया जाए। पहले बच्चे के कौशल विकास की ओर ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन जब वो 6th क्लास में आएगा तभी उसके कौशल विकास की ओर ध्यान दिया जाएगा। ये काम भी बहुत ही सराहनीय है, कारण अब तक जो बच्चा था वो केवल पुस्तकीय ज्ञान ले रहा था, उसको कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं था, उसको सिर्फ जो याद करवाया जा रहा था वही करता था। अब कक्षा 6 से ही विद्यार्थी के कौशल की ओर ध्यान दिया जाएगा और उसकी किस विषय पर रुचि है, उसकी किस विषय पर पकड़ अच्छी है, उसके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है कि वो उस क्वालिटी के आधार पर अपना करियर बना सके।
अब जो शिक्षक का काम है वो उस क्वालिटी को एक पॉलिश करने का काम है। शिक्षक उसमें जो व्यक्ति छात्र के अंदर जो क्वालिटी है उसको पॉलिश करेगा, ताकि 12वीं तक हम उसके अंदर उस क्वालिटी को निखार सकें। जिस विषय में वो पारंगत है वो आगे और पारंगत हो जाए, और अपने करियर के 12वीं के बाद वो अपने करियर के लिए बहुत ही सजग हो और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड उसका विजन हो। जी, इसमें इसी कड़ी में मेरा अगला प्रश्न आपसे यह है कि बीइंग अ विद्या भारती उत्तराखंड स्कूल, आपका विद्यालय विद्या भारती उत्तराखंड से संचालित होता है, भारतीय शिक्षा समिति से। और जनरली हमने देखा है, हमने न्यूज में भी देखा है, प्रिंट मीडिया में भी देखा है कि विद्या भारती उत्तराखंड बहुत से टॉपर्स स्टूडेंट को प्रोड्यूस करता है। हर हर बार 10th और 12th में, 10वीं और 12वीं की परीक्षा में लगभग टॉपर्स जो होते हैं, मेरिट लिस्ट, वो विद्या भारती उत्तराखंड के विद्यालय से होती है। तो जो ये 10th से बोर्ड एग्जाम को हटाया गया है और 12th में लागू रहेगा, इससे क्या फायदा क्या रहेगा? देखो, इसमें सबसे पहले जो है बच्चे का मानसिक जो दबाव है वो कम हो जाएगा। बच्चा हाई स्कूल तक बड़ा प्रेशर पे रहता है, उसको एक प्रेशर रहता है कि बोर्ड की परीक्षा है, तो सबसे पहले ये दबाव कम हो जाएगा। वो बिना दबाव के जो बच्चा है वो बहुत अधिक अच्छी तरीके से किसी भी ज्ञान को अर्जित करेगा, क्योंकि अब वो सिर्फ पुस्तक के ज्ञान पर आधारित नहीं रहेगा। फिर 10 बोर्ड का जब परीक्षा परिणाम आता है और उसका रिजल्ट नकारात्मक रहता है उसके प्रति, तो छात्र में भी उसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। ये भी शायद बहुत कम हो जाए। जो सुसाइड केस होते हैं 10th में, आपने देखा होगा सबसे ज्यादा जो केस होते हैं वो सुसाइड केस 10th बोर्ड पे ही होते हैं, तो शायद ये थोड़ा रुक जाएगा। बोर्ड परीक्षा के दबाव में बच्चे अन्य गतिविधियां, क्योंकि उनको ये रहता है कि बोर्ड की परीक्षा है तो अन्य जो कार्य होते हैं उनको वो नहीं करते, तो इससे उनका शारीरिक मानसिक ये सारी के सारी विकास जो होते हैं वो रुक जाते हैं। अभिभावक, शिक्षक, सबकी बच्चे से एक उम्मीद होती है कि बच्चा बोर्ड में अच्छे नंबर से पास हो, मेरिट में स्थान लेके आए। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी क्षमता नहीं हो पाती है कि वो बोर्ड में मेरिट में आ जाए, या उनकी क्षमता ऐसी हो, तो वो सिर्फ एक पुस्तकीय ज्ञान पे रटने की तरफ उनका विशेष तौर रहता है। और साथ ही साथ वो कहाँ का ध्यान केंद्रित करते हैं, ट्यूशन का। तो अगर ये बोर्ड खत्म होता है तो ये जो ट्यूशन का प्रचलन चल रहा है शायद ये भी कम हो जाए, और जो रटने की प्रवृत्ति है वो भी खत्म होगी। बच्चा प्रैक्टिकल के ऊपर ज्यादा ध्यान देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ई शिक्षा, और अभी आपने देखा है कोविड पेंडेमिक गया ही है और टेक्नोलॉजी का अभूतपूर्व उपयोग हो रहा है शिक्षा में। तो और इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ई शिक्षा एक इम्पोर्टेंट बिंदु है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो इसको लेकर आपकी क्या राय है, ई शिक्षा को लेकर विद्यालय में? आज के युग में ई शिक्षा का उपयोग बहुत जरूरी है, और इसका जो सबसे बड़ा उदाहरण है वो हमें लॉकडाउन के दौरान देखने को मिला है। क्योंकि आज अभी तक सारे स्कूल, कॉलेज, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, सब बंद पड़ी हैं, लेकिन इनको सुचारू रूप से चलाने का जो काम कर रही है वो ई शिक्षा ही कर रही है। कोविड-19 के दौरान छात्र जो है अपने को अकेला असहाय महसूस नहीं कर रहा है, क्योंकि ई शिक्षा के माध्यम के द्वारा शिक्षक लगातार उससे जुड़ा हुआ है। हमारे विद्यालय में कई आचार्यों ने कोविड-19 के दौरान अपने अपने यूट्यूब चैनल बनाए। उस यूट्यूब चैनल में उन्होंने वहां पर ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था नहीं थी। ई शिक्षा के द्वारा छात्र कभी भी किसी भी वक्त लर्निंग कर सकता है। अगर आम क्लास में अगर कोई बच्चा किसी कारणवश उपस्थित नहीं हुआ है, तो उस दिन का जो टॉपिक है बच्चे का छूट जाता है, और उसको समझने में उसको काफी वक्त लगता है। लेकिन ई शिक्षा के माध्यम के द्वारा वो उस टॉपिक को कभी भी किसी भी समय समझ सकता है। और जो ई शिक्षा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है और बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन होती है। बहुत ही कम समय में अधिक से अधिक ज्ञान को अर्जित कराती है। इसीलिए आज वर्तमान में जो ये परिस्थितियां चल रही हैं उसमें ई शिक्षा का महत्व बहुत ज्यादा है।
प्लैनेट स्कूल फाउंडेशन पृथ्वी कुल, जिसका नाम है, वो भी ई शिक्षा की ओर विद्या भारती के साथ निरंतर ही विद्या भारती उत्तराखंड स्पेसिफिक काम कर ही रहा है। इस सब को लेके मेरा अंतिम प्रश्न आपसे यह है, पूरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आपने समावेश करके बताने की कोशिश की कि अब ये पूरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहले भी आई है 34 वर्ष पूर्व, परंतु इसके इम्प्लीमेंटेशन में हमेशा से प्रॉब्लम रही। इस बार बहुत अच्छे से इसके डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं क्रियान्वयन के लिए। इस सबको देखते हुए कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मेन है कि इम्प्लीमेंट कैसे होगी, ग्राउंड पर कैसे जाएगी, इसको लेकर आपकी क्या सोच है कि क्या मुश्किलें आएंगी और क्या पॉजिटिव्स हैं? अंतिम प्रश्न है मेरा। देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो संसाधन, विद्यालय के लिए संसाधन जुटा पाना। हेलो जी, आवाज आ रही है। जी, बताइए। इसमें जो संसाधन है उसको जुटा पाना विद्यालय के लिए, जो वित्तहीन विद्यालय हैं, जो प्राइवेट विद्यालय हैं, उनके लिए सारे संसाधन जुटा पाना मुश्किल है। लेकिन अगर सरकार, समाज, विद्यालय और संगठन मिलकर, ये चारों मिलकर अगर प्रयास करें तो ये सारे संसाधन को जुटा पाए। जी, आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर के लिए अपना महत्वपूर्ण समय दिया श्रीमती रजनी जी, और आपके विद्यालय परिवार का, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।